दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज टेट का ये 16वां पेपर हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास में बिल्कुल तन्मयता से रहेंगे। और पहले ये हिंदी का पार्ट रहेगा और उसके बाद हरियाणा जीके का। तो आइए, पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने। अवनी पहला है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द चुनकर उत्तर के विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो विपरीतार्थक पूछे इसमें अवनी, तो अवनी का क्या हो जाएगा? अंबर, तारे, समुंदर और पर्वत। तो अवनी क्या होती है? अवनी किसका पर्यायवाची है? अवनी है पृथ्वी का। अवनी, मही, धरा, भू, धरती, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा इसका। अंबर, अंबर क्या? आकाश। तारे, समुंदर, पर्वत ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर से इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विशिष्ट का क्या हो जाएगा? विशिष्ट होता है एक विशेष रूप से, स्पेशल। तो इसका अविशिष्ट, साधारण, और ये हो जाएगा सुदिष्ट, और फिर विशेष। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण। ठीक है ना? साधारण मतलब नॉर्मल, आम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? तो समूहवाचक पूछी है झुंड, सभा, सेना। तो ये तीनों ही समूहवाचक संज्ञाएं हैं। जिस संज्ञा से किसी समुदाय, समूह का बोध होता हो वो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे झुंड है, परिवार है, पंचायत है, सेना है, टोली है, कक्षा है, ये सभी किसका बोध करवाएंगे? समूहवाचक संज्ञा का। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न हमारे सामने कि नींद पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, क्या सुषुप्त, गुडाकेश या सेनागार। तो देखो, मितभाषी तो होता है कम बोलने वाला। मित का मतलब क्या होता है? कम, और भाषी बोलने वाला, कम बोलने वाला। सुषुप्त होता है सोया हुआ या अचेतन अवस्था वाला। गुडाकेश हो जाएगा इसका, गुडाकेश, नींद पर विजय प्राप्त कर ली है जिसने। ठीक है ना? शयनागार होता है, शयनागार हो जाएगा सोने का कक्ष। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 30 का प्रश्न क्या है? कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अभी जिक्र हुआ था इसका। तो कम बोलने वाला मितभाषी, वाचाल, चपल या मूर्ख। तो इसका क्या हो जाएगा? मितभाषी हो जाएगा इसका, मितभाषी, कम बोलने वाला। और ऑप्शन नंबर बी जो है वाचाल, वाचाल होता है बहुत बोलने वाला। वाचाल हो जाएगा मितभाषी का विपरीतार्थक शब्द। चपल होता है चंचल, और मूर्ख मूर्ख होता ही है, आपको पता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। उल्लू, उलूल, उलूक और उल्क। तो कौन सा हो जाएगा इसमें तत्सम शब्द? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उलूक है। ठीक है ना? खैर विसर्ग यहाँ नहीं भी लगाओ तो भी काम चल जाएगा। उलूक, उलूक का मतलब क्या होता है? उल्लू। ठीक है ना? तो और उल्लू जो शब्द है, उल्लू, वो हो जाएगा इसका तद्भव। जो ऑप्शन नंबर ए है वो तद्भव है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सागर, रत्नाकर, नीरद, जलधि। तो कौन सा नहीं होगा भाई इसमें? तो इसका पर्यायवाची सागर भी होता है, रत्नाकर भी होता है, नीरद भी होता है, सॉरी नीरद नहीं होता, जलधि भी होता है। तो नीरद किसका हो जाएगा?
नेरद हो जाएगा बादल का। किसका पर्यायवाची? बादल का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, नहीं है? तो वामा, कामिनी, महिला, इंदिरा। तो वामा भी होता है स्त्री, इसका स्त्री का पर्यायवाची, कामिनी भी होता है, महिला भी होता है और इंदिरा भी होता है। सॉरी, इंदिरा, इंदिरा नहीं होता। इंदिरा किसका है? यह है लक्ष्मी का। इंदिरा हो जाएगा लक्ष्मी का पर्यायवाची। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है गोटी लाल होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? गोटी में रंग लगना, जीतना, लाभ होना और शादी होना। तो गोटी लाल होना ये तो काफ़ी प्रख्यात मुहावरा है। तो इसका हो जाएगा लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निःशंक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है निः, निर, निर, हलंत वाला और नी। तो इसमें ऑप्शन नंबर वैसे तो कोई सा भी नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी होना, ये उसका होना था निस। ठीक है ना, नी छोटी, से रे वाला और हलंत, निस, ये होना था। इसमें चार ऑप्शन गलत दे रखे हैं। तो आगे देखो, लिखत का प्रत्यय है। तो लिखत का प्रत्यय क्या हो जाएगा? इसमें धातु तो रहेगी लिख, यानी कि मूल शब्द, और अत प्रत्यय हो जाएगा इसमें, अत प्रत्यय। ठीक है ना, लेकिन इस पे डिपेंड ये करता है, यदि यहाँ पे ख को हलंत होता तो प्रत्यय जुड़ जाता इसमें अत। दूसरी बात ये है, और ख को हलंत नहीं होता तो फिर जुड़ेगा तय प्रत्यय। ये बात ध्यान रखना इसमें। आगे देखो, पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? पो प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र और पै प्लस इत्र। तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद पो प्लस इत्र, पो, ऑप्शन नंबर ए। और ये संधि कौन सी रहेगी? संधि है ये अयादी संधि, जो स्वर संधि का एक भेद है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एकैक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? एक प्लस एक, एक प्लस एक, एको एक और ए है प्लस एक। तो एकैक का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? एक प्लस एक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये रहेगी वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि रहेगी। जहाँ भी आपको ये आई की मात्रा और औ की मात्रा दिखाई दे बीच वाले अक्षरों में, तो वो ये समझो कि वृद्धि संधि है। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? पुनर्विचार, ये नहीं, पूर्ण विचार है ये, फिर पूर्णी विचार, ठीक है ना, फिर है पुनर्विचार और पुनर्विचार। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुनर्विचार। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है पुनर्विचार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंचला का अनेकार्थक नहीं है? चंचला, लक्ष्मी, बिजली, चंचल स्त्री और घेरा। तो कौन सा नहीं है भाई? लक्ष्मी होता है, बिजली भी होता है, चंचल स्त्री भी होता है, घेरा नहीं होता। घेरा जो सर्कल होता है, दायरा, वो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है? जागना, सोना, हंसना, लिखना। तो इसका देखो कितनी बार बता चुका हूँ मैं, कितनी बार, बहुत ये बार प्रश्न आया है। सकर्मक, अकर्मक, कुछ एक अकर्मक क्रियाएं होती हैं, सोना, जागना, हंसना, उठना, ठीक है ना, उदास होना, खुश होना, छींकना, खांसना और चलना, दौड़ना, ये सभी क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। इनमें कर्म की आवश्यकता होती नहीं है।
अब सकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगा डी, और लिखना, ठीक है ना, जैसे वह पत्र लिखता है, तो पत्र क्या है, इसमें कर्म है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गुलर का फूल होना का अर्थ क्या है, दुर्लभ होना, खुश होना, बहुत लज्जित होना, या फिर सुगंधित होना। तो गुलर का फूल होना, दुर्लभ होना, दुर्लभ क्या होता है, जो कठिनाई से मिले, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। योगरूढ़ शब्द है, कौन सा योगरूढ़, विशालकाय, पुष्प, कुमुदिनी और पंकज। तो योगरूढ़, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, ये तीन शब्द होते हैं। तो विशालकाय तो हो जाएगा यौगिक, जो दो शब्दों के योग से बने। पुष्प ये हो जाएगा रूढ़ शब्द, रूढ़ क्या होता है, जिसके टुकड़े जो टुकड़े करे और उन टुकड़ों का कोई सार्थक अर्थ न निकले। कुमुदनी ये भी रूढ़ शब्द है। पंकज हो जाएगा योग रूढ़, पंकज, पंख प्लस जय। पंख का मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में, और जय का मतलब होता है पैदा होने वाला, कीचड़ में जो पैदा होने वाला, अर्थात क्या, कमल। योगरूढ़ वो होता है जो दो शब्दों के योग से तो बना हो, लेकिन उसका अर्थ किसी किसी तीसरे अर्थ को इंगित करता हो, किसी और के लिए प्रयुक्त होता हो उसका अर्थ। तो उसका ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये राजतरंगिणी किस कवि की रचना है, तो राजतरंगिणी ये काफ़ी विख्यात है ये भी, और संस्कृत का की रचना है ये, तो ये है कल्हण की, ठीक है ना, कल्हण, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर आइए कल। तो इसमें पहला तो ये है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, कल पाठ पढ़कर आइए। और जो ए बी और डी है ये क्या हो जाएंगे, वर्णक्रम अशुद्धि है ये, वर्णक्रम अशुद्धि बोलते हैं इनको। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है विपरीतार्थक शब्द किसका, साकार का। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है, आकार, आकाश, सह अवकाश या निराकार। तो साकार का हो जाएगा निराकार, ठीक है ना, निराकार, आकार का मतलब उसकी आकृति, शकल जो भी है। तो निर का मतलब रहित और शय का मतलब सहित। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट फिर शुद्ध वाक्य पूछ दिया, राम अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, राम अच्छे लड़का है, राम अच्छा लड़की है। तो ये तो काफ़ी आसान है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, अध्यापक, 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 अध्यापक। तो कौन सा हो जाएगा, आसान है ये भी बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अध्यापक। दिन शब्द का विशेषण रूप क्या रहेगा, दिन, दिन के, दैनिक और दिन सा। तो दिन का विशेषण बन जाएगा दैनिक, दै आई की मात्रा और नी छोटी और के, ऑप्शन नंबर सी। जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है, चुपचाप अपमान को सहन करना, जहर पीना, मान रखना, कर्ज चुकाना। तो जहर का घूंट पीना क्या हो जाएगा, इसका अर्थ चुपचाप अपमान को सहन करना, यानी कि जो भी कोई भी कुछ करे, कोई भी कुछ बोले, अच्छा या बुरा, उसको सहन करते रहना, वो होता है जहर का घूंट पीना। अखंड का शब्दार्थ है, अखंड का शब्दार्थ क्या हो जाएगा, आगे, आगे, जटिल, जिसके टुकड़े न हो सके, या फिर मुकुट। तो ए और खंड दो से बना है ये। ए इसमें उपसर्ग है का मतलब होता है, ए जो उपसर्ग है वो निषेधात्मक होता है, यानी कि नहीं का बोध करवाता है वो लगभग बार। और खंड होता है टूटना या टुकड़े होना। तो अखंड का क्या हो जाएगा, जिसके टुकड़े न हो, ऑप्शन नंबर सी। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है, बुढ़ापा,
फिर बुढ़ापा है बड़ी मात्रा ब को, बूढ़ापन और बूढ़ापन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बुढ़ापा। ठीक है, तो ये तो हिंदी के क्वेश्चन थे। अब करेंगे हरियाणा जीके के क्वेश्चन सोल्व। देखो पहला प्रश्न है इसमें, कर्ण का किला कहाँ पे है? तो भिवानी, थानेश्वर, सोनीपत और इनमें से कोई भी नहीं। तो कर्ण का किला है कहाँ? थानेसर। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। और कर्ण झील कहाँ है? कर्ण झील है करनाल में। कर्ण का किला थानेसर, फिंगर खान का किला सोनीपत, तोसाम की बारादरी तोसाम भिवानी में। ठीक है, भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान तो चंडीगढ़ में, क्या फिर पटियाला में, दिल्ली, कुरुक्षेत्र? तो ये चंडीगढ़ में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक अनुसंधान है करनाल में, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है गुरुग्राम में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान है नैनवाल मानेसर गुरुग्राम में। ठीक है, भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ है? पानीपत में लगा था ये। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? नरवाना, इसराना, रनाई या सिसाई? तो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है सिसाई, जो कि डिस्ट्रिक्ट हिसार में पड़ता है। हरियाणा में कुल गांव की संख्या है 6841। हरियाणा में सर्वाधिक गांव वाला जिला है यमुनानगर। हरियाणा में कम गांव वाला जिला रोहतक। और वर्तमान में सबसे बड़ा गांव डिगल है। आगे देखो, दोहन एक महत्वपूर्ण मौसमी धारा है जो नदी खालिस्तान की सहायक नदी है। मारकंडा, साहिबी, घग्गर, सरस्वती। तो ये हो जाएगा साहिबी नदी। ठीक है ना। दोहन नदी क्या है? जयपुर की पहाड़ियों में स्थित नीम थाना नामक स्थान से निकलती है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश करती है। अधिक वर्षा होने पर यह नदी साहिबी नदी में मिल जाती है, यानी कि इसकी सहायक नदी है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से है। यह नदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल जिले से प्रभावित होने के बाद पंजाब के संगरूर जिले में घग्गर नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी टांगरी और मारकंडा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता प्रतिशत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? ये है 22वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? 75.6%। हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 84.1%। महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.9%। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? गुरुग्राम, 84.40। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा? मेवात, 54.10। तो ये आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन साबरी ब्रदर्स का मूल कव्वाल सदस्य है? मोहम्मद अनवर, गुलाम फरीद साबरी, जोहराबाई अम्बाले वाली, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये है गुलाम फरीद साबरी, ऑप्शन नंबर बी। पैरा ओलंपिक 2016 में शॉर्ट पुट में किस ने रजत पदक जीता था? तो सुबह सिंह, रिंकू, दीपा मलिक या फिर आशीष? तो ये दीपा मलिक थी, ऑप्शन नंबर ए सी। ठीक है ना। 23 सितंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था। सोनीपत के भैंसवाल गांव से ये संबंध रखती हैं और इन्होंने रजत पदक जीता था। पुरस्कार कौन से थे जीते इसने? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, और ये चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। हरियाणा कौशल विकास
मिशन के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? 1.33 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। तो इसके अंतर्गत 1.33 लाख लोगों को, युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था उस समय। नेक्स्ट है, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किस वर्ष में बना था? तो ये बना था 1942 में, क्या 1948 में, 1947 में या 2017 में? तो ये बना था 1948 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। कैसे लगी क्लास? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं जल्द ही एक अगली कक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।